Alright, so reported indices से शुरू करना था। तो फर्स्ट रिपोर्ट इज द स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये कौन पब्लिश करता है, कौन रिलीज करता है ये वाला रिपोर्ट? वर्ल्ड तो बैंक और साथ में एक सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस है। करेक्ट। तो ये जो सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस है, ये जो कोलेशन है लीडर्स ऑफ सर्टेन सिटीज, ठीक है, जो कि एम ये रहेगा कि सिटी लेवल पे जो क्लाइमेट एक्शन है उसको हम लोग 2030 तक इनिशिएट कर दें। तो एक मल्टी लेवल मल्टी स्टेक होल्डर कोलिशन रहेगा जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट चाहिए और जो अवेलेबल है उसको, उसके बीच में जो गैप है उसको भरने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था। और की हाईलाइट्स क्या था कि इसके अंदर मोस्टली जितना भी फाइनेंस है जो कि ज़रूरी है फॉर स्विचिंग ओवर टू लेस कार्बन एमिशन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसके लिए जो फंड चाहिए वो ज्यादातर ओईसीडी कंट्रीज में कंसेंट्रेटेड है, या फिर चाइना। तो ओईसीडी कंट्रीज कौन सी है जो जिनमें हाई इनकम पर कैपिटा इनकम जो है काफी हाई है, तो वहीं पे मोस्टली कंसेंट्रेटेड है। लेकिन जरूरत इसकी सबसे ज्यादा साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका में है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो उस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है, तो उस पर फोकस देती है। एंड 9% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो ट्रैक किया इन लोगों ने वो अवेलेबल है फॉर अडेप्टेशन, ठीक है, कि हम कुछ स्विच करें या कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है उसको एनर्जी लेस एनर्जी या लेस कार्बन फुटप्रिंट वाला बनाने को लेकर जो फंडिंग है वो कम है। सबसे ज्यादा फंडिंग जो है वो या तो मिटिगेशन स्टेप पे है कि अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको मिटिगेट करना है, या डुअल यूज पे है, ठीक है। डुअल यूज मतलब कि वो नॉर्मल पब्लिक के लिए भी यूज हो रहा है और वो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स में भी यूज हो रहा है, ठीक है। सो फोकस ज्यादा अडेप्टेशन पे करना चाहिए ना कि मिटिगेशन पे, पर उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो मिटिगेशन स्टेप्स पे ज्यादा फोकस हो रहा है और जो अडेप्टेशन करना था वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये था स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस। तो याद रखना, वर्ल्ड बैंक और सिटी इसमें सर सिटी ये क्लाइमेट कौन से फाइनेंस लीडरशिप। एसडीजी को मतलब टारगेट करेगा ये? तो एक तो जो अर्बन बेस्ड रहता है, अर्बन बेस्ड अपना आई गेस SDG 11 है, सस्टेनेबल 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 सिटीज वाला कौन सा है? 11 है। राइट, बस वही नहीं था। और यहाँ पे एक ओईसीडी कंट्री से याद है तो एक ऐसी क्वेश्चन याद आया, जो आईईए है उसका मेंबर होने के लिए क्या हमें ओईसीडी का मेंबर होना पड़ेगा क्या पहले? यस, करेक्ट। हाँ, तो ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ऐसा बोलना सही रहेगा क्या? हाँ, इंडिया इसमें ऑब्जर्वर, ये बोलना सही रहेगा क्या? आई थिंक एसोसिएट मेंबर है ना। करेक्ट, एसोसिएट मेंबर। और अगर एसडीजी को ही देखें ना तो एसडीजी और भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आई गेस, क्योंकि सिटीज की बात हो रही है बस तो बहुत। सभी आ जाएंगे फिर। आप लाइवलीहुड सब कुछ टारगेट करोगे, मेन तो बस SDG 11 था सर। एसडी आगे चलते सर खत्म नहीं होगा ये। SDG 11 और 13 क्लाइमेट एक्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बाकी तो फिर सारी कर सकते हैं, बट ये दो मेन चीज है। नेक्स्ट अच्छा, चलते हैं। ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है ना शायद। नहीं नहीं, फ्रांस, पेरिस। फ्रांस। ऑस्ट्रिया में है, वियना में। पक्का है क्या, मतलब एक नॉट मिनट है, श्योर? चेक करके बता देती हूँ। पेरिस है क्या? हाँ, अरे हेडक्वार्टर पेरिस। पेरिस है। ठीक, तो पेरिस हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस। तो ये वाला रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने निकाला है। एंड इसमें ये चीज़ बोला है कि जो करंट पॉलिसी है वो सिर्फ ब्लैक कार्बन के एमिशन को 23% रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसको और एनहेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्लैक कार्बन होता है वो एक तरीके का ग्लोबल वार्मिंग एजेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो एल्बिडो जो है वो रिड्यूस करता है, जो कि ग्लेशियर वगैरह से जनरली आता था वो हायर होता था, लेकिन जैसे ही ब्लैक कार्बन आता है तो एल्बिडो रिड्यूस होता था, ठीक है। तो ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्टर देन द एवरेज आइस मास, ठीक है। तो
ये था। बाकी हमने एक एनोमली पढ़ा था इसके अंदर काराकोरम रेंज में, तो वो कल डिस्कस कर ही लिया हम लोगों ने, तो उसको नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे हाँ चलते हैं। हम्म, हम ये के लाइक हाँ एनर्जी वाला पेरिस में है, एटॉमिक एनर्जी वाला वियना में है। अच्छा। आई आइए राइट, करेक्ट। तो देख लेना वो वाला डिफरेंस। नेक्स्ट ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट है, तो ये किस चीज के बारे में है ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंटरनल माइग्रेशन होता है ना, उसके लिए है। राइट, और निकाल कौन रहा है? वर्ल्ड बैंक। करेक्ट। एंड सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज जो हैं इस पे यूरोप में होने वाले हैं, ट्रू और फॉल्स? बी फॉल्स। कॉम फॉल्स। पक्का सब सहारन अफ्रीका। राइट है, तो ये देख लेना, ये यही चीज इंपॉर्टेंट था कि सब सहारन अफ्रीका जो है वो सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज देखने को मिलेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2020 रिपोर्ट, तो ये कौन निकालता है? ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ यूनाइटेड नेशन की एजेंसी साथ में। राइट, तो अ, यही था कि क्लाइमेट एक्शन को हाईलाइट करना है एशिया के अंदर, और उसको एड्रेस करने के लिए जो रास्ते हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना था। तो इतना वो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट में आउटकम भी नहीं था, वही बोला था कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है वो सर्च कर गया, तो वो अपने को पता ही है, ठीक है। तो सर एक और बेसिक क्वेश्चन है यहीं से, मतलब जो अपने एटमॉस्फेयर में मतलब गैसेस हैं, तो उसका क्या कंपोजिशन है, ऑर्डर मतलब टॉप 5 गैसेस। तो सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, ठीक है, जन फॉलोड बाय, ऑक्सीजन आर्गन हाँ तो आई गेस, नाइट्रोजन हाँ ठीक है, आप बोलो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एंड पांचवा पता नहीं, जीनन भी हो सकता है, फिफ्थ नहीं पता। फिफ्थ है नियॉन। तो इसको लर्न करने मतलब टॉप 4 को ऐसे लर्न कर सकते हैं, नो एसी, मतलब एसी नहीं। नो एसी, नो एसी नो कर लो तो नियॉन भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, द एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा एक्सट्रीम सा ही रिपोर्ट था, इतना कुछ खास मेरे को लगा नहीं इसके अंदर। WMO का रिपोर्ट है, एंड इससे ये बता रहे थे जो वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो डेथ हो रही है उसके बारे में ये लोग बता रहे थे, ठीक है। तो उसमें 91% ऑफ डेथ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में वो क्लाइमेट चेंज से वो उसको लिंक कर रहे थे, ठीक है। तो इतना ही था। एंड ओनली हाफ ऑफ द 193 वर्ल्ड meteorological organization members have multi hazard early warning system, तो इसका इंडिया से कोई रिलेशन है क्या? लाइक हमने रिसेंटली किसी डिजास्टर के लिए ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है क्या? हाँ सर, लोकस्ट अटैक के लिए था ना, जोधपुर में था एक, तो कल ही आपने बताया था। हाँ वो तो हो गया। इसके बाकी अलावा हाँ एक ना काफी फेमस हुआ था, मतलब अभी अभी का तो नहीं कह सकते बट हो गया, 1 1.5 साल हो गया। उड़ीसा में हाँ उड़ीसा में तो लाइटनिंग वगैरह के लिए बना रहे हैं। बाकी एक इंडिया ना सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया था, ठीक है। मतलब वैसे तो बनाया तो काफी पुराना हो गया, लेकिन काफी अभी इसको रिकग्निशन मिला था। तो एक इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम था, वो 2007 में एस्टेब्लिश किया था, एंड वो रियल टाइम ट्रैक कर सकता था ये सेस्मिक मूवमेंट वगैरह, ठीक है। तो उस सेंस में यूनेस्को ने इंडिया को एक सर्टिफिकेशन टाइप का दिया था एज सुनामी सर्विस प्रोवाइडर फॉर 28 इंडियन ओशन रिम कंट्रीज, ठीक है। तो पूरे जो इंडियन ओशन रिम कंट्रीज हैं उन सब के लिए इंडिया को यूनेस्को की तरफ से ये सुनामी सर्विस प्रोवाइडर का वो एक्रेडिटेशन मिला था, ठीक है। तो ये बहुत लिमिटेड कंट्रीज को मिलता था, उस सेंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये याद रख लेना। और ये देता कौन है? यूनेस्को के अंदर इंटर गवर्नमेंटल ओशनग्राफिक कमीशन होती है, ठीक है, वो देती है ये सर्टिफिकेशन। तो इंडिया को ये दिया था अभी 2020 में आई गेस, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला। एंड उड़ीसा में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको सुनामी रेडी बोला गया था, तो वो देख लेना। एक था वेंकटा रायपुर जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है, और एक है नौलिया शाही
जो जगत सिंहपुर में है, ठीक है। तो यही इम्पोर्टेंट था। तो सुनामी रेडी का टैग दिया था उसको, बस। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट था द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021। तो इसके बारे में बता सकते हो किसने रिलीज किया था? ये भी सेम WMO है। तो क्लाइमेट वाला तो रिलेट कर सकते हो कि हाँ WMO ही होगा। तो annual report focuses on state of climate service for assessing adaptation need in climate sensitive socio-economic zones। तो इसके अंदर ये बताया गया था कि फोकस जो था खासकर वाटर के ऊपर था, एंड देखा गया था वाटर से दो तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, या तो शॉर्टेज था या फिर एक्सेस में था। तो एक्सेस में था तो वहाँ पे फ्लडिंग वगैरह हो रहे थे, और जहाँ पे बिलो लेवल था वहाँ पे शॉर्टेज या वाटर स्ट्रेस की कंडीशन हो रही थी, ठीक है। सो दोनों में ही इसने बताया कि एक्सट्रीम हो रहा है, कि मतलब जो इनएडिक्वेट एक्सेस है वाटर का वो लोग का भी एक्सपोजर बढ़ रहा है, और जो लोग फ्लड से परेशान है उनका भी एक्सपोजर बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो था, बाकी फिगर में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, तो जो ये WMO ने रिपोर्ट रिलीज किया है, तो इसका जो डेटा था वो WMO ने खुद गैदर किया था, मतलब ट्रू है फॉल्स है? आई गेस खुद तो नहीं गैदर किया होगा, जो स्टेट्स खुद इसके मेंबर सबमिट करते हैं ना डेटा, शायद उससे किया है। खुद रिसर्च नहीं हाँ, करते। खुद नहीं किया था, तो कहाँ से लिया था? मतलब मेंशन है यहाँ पे, देखो कहाँ मेंशन है। कहाँ पे है? नीचे करो अच्छा डायग्राम में। अच्छा, बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम फूड FAO एंड वर्ल्ड WRI। अच्छा, ठीक है। तो ये वाला चीज देख लेना, WRI और FAO के रिपोर्ट से इसने फिर एनालाइज किया उस चीज को, ठीक है। सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये था क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट क्राइसिस। तो ये कौन सी वो निकालती है? वैसे तो दिख ही रहा है, तो यूनिसेफ निकालता है, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर इम्पोर्टेंट आउटकम इस रिपोर्ट के अंदर? मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे ज्यादा मतलब वल्नरेबल और एक्सपोजर होगा वो चिल्ड्रंस होंगे, मतलब एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो उनको राइट। मतलब सेंटर में रख के रिपोर्ट रिलीज किया है, उसमें भी कौन से कंट्रीज में ज्यादा मतलब उनको वल्नरेबल है, तो वो अफ्रीकन रीजन में है। तो उसमें इंडिया की पोजीशन दी थी अराउंड 25। राइट, तो वो चीज देख सकते हैं। तो इतना ही था। नेक्स्ट एक नहीं, रिपोर्ट है। 26 थी इंडिया की, 25 अफगानिस्तान का। राइट, 26 थी इंडिया की। ठीक है। तो नेक्स्ट एक रिपोर्ट इंडेक्स है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है? तो ये जर्मन। जर्मन वॉच निकालता है। तो इसी राइट। पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा, कि जो इसमें टॉप 3 रैंक है वो जो नॉर्डिक कंट्रीज है उन्होंने मतलब ली है, ट्रू है एम्प्टी फॉल्स? है, एम्प्टी। हाँ, ठीक है, एम्प्टी। और इंडिया मतलब टॉप 10 में आता है, तो ये मतलब मुझे लगता है कि एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है, जिसमें इंडिया मतलब पॉजिटिव रहता है तो जनरली वही रिपोर्ट्स आती हैं। और वेटेज भी इनका थोड़ा अलग है ना, मतलब कि 20-20 है और ग्रीन हाउस एमिशन को 40 है, ये देख लेना, इक्वल वेटेज नहीं है। राइट। तो नॉर्डिक पे सवाल पूछा था, तो आई थिंक स्कैंडिनेवियन पे आई थिंक बिना पूछे जाना सही नहीं रहेगा। तो बता दो स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक में डिफरेंस क्या है? स्कैंडिनेवियन में 2 कंट्रीज आती हैं, नॉर्डिक में 5। राइट। तो स्कैंडिनेविया में कंट्रीज आती है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। और जब हम नॉर्डिक बोल देते हैं तो फिर आइसलैंड और फिनलैंड और इंक्लूड कर लेते हैं। तो वो चीज़ था। तो इसमें जैसा बताया डेनमार्क का रैंक 1 था, ठीक है। तो सॉरी, रैंक मतलब हाईएस्ट रैंक था, और जो टॉप 3 स्पॉट थे वो खाली थे, किसी को नहीं दिया गया था, ठीक है। ऑलराइट, और कुछ है क्या इम्पोर्टेंट इसमें? बाकी पिलर्स देख लेना, क्लाइमेट पॉलिसी, एनर्जी यूज, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे रैंकिंग दी है, ठीक है। नेक्स्ट पे जर्मन चलते हैं। वॉच हम्म, इंडेक्स निकालता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स।
डब्ल्यू नहीं, सेम ही है ना, जर्मन वॉच ही रिलीज करता है उसको भी। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, एंड उसमें भी इंडिया टॉप 10 पे है क्या? हाँ, मतलब रिस्क में तो है ही ज्यादा, 5th-6th पोजीशन पे है मे भी। राइट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रिपोर्ट है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ठीक है। एक एमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनेप। हाँ, और ये प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट भी यूनेप ही एक और निकाल रहा है। रिपोर्ट होता है सर, एडेप्शन गैप रिपोर्ट, एडाप्शन गैप। वो कौन रिलीज करता है? तो सेम ये यूनेप ही रिलीज करता है। तो देखो, जिसमें भी गैप आए तो मतलब यूनेप है उसका आंसर। प्रोडक्शन गैप, ग्लोबल एमिशन गैप एंड एडेप्शन गैप। नीति, आप कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक भी निकालता है यूनेप, और एक है मेकिंग पीस विथ नेचर। तो ये लगेगा कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती होगी, लेकिन मेकिंग पीस विथ नेचर यूनेप निकालता है। और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक वो अडेप्टेशन, एमिशन और ये प्रोडक्शन के अलावा। राइट, तो देख लेना ये वाला इम्पोर्टेंट है ये सारे रिपोर्ट। तो इसमें प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट में आइडिया क्या है, मतलब क्या आउटकम है इसमें? मतलब जो पेरिस में आपको करना है और आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें जो गैप है ना, उसके लिए चाहिए। करेक्ट, तो उसी के रिगार्डिंग है कि जो हमने कमिट किया है पेरिस के अंडर और जो हम एक्चुअली कर रहे हैं, तो उसमें जो गैप है वो बेसिकली रिकग्नाइज कर रहा है उसको, ठीक है। तो बाकी तो वही सेम चीज़ है कि बढ़ ही रहा है और ये फायदा नहीं हो रहा अभी, और कट करने की जरूरत है, ठीक है, प्रोडक्शन को। तो उसी से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मिशन 2070, ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया, ठीक है। तो नाम से ऐसा लग सकता है कि यार ये नीति आयोग वगैरह किसी ने निकाला होगा, लेकिन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। और इन्होंने बोला क्या है कि बाकी तो वो वर्डिंग्स है, तो इतना कोई कॉन्क्रीट वो नहीं है कि हाँ ये चीज़ ऐसा ट्रू ही है। तो जनरली इस टाइप की चीज़ें नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ठीक है। बाकी वो कितना मोबिलाइज करना है, वो नंबर्स आई डोंट थिंक सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो हर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऐसा कोई इतना वो उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना, मिशन 2070 ग्रीन न्यू इंडिया डील फॉर नेट जीरो इंडिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाली है, ठीक है। नेक्स्ट, मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो ये कौन निकालता है? ये जो काउंसिल इन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, मतलब अच्छा, कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंडियन है, इंटरनेशनल है, तो बता सकते हैं इसके ऊपर? ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च के लिए, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हाँ, इंडियन ही मतलब होगी ऐसा ना, कर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को वो इतने कर रही सारे है। डिस्ट्रिक्ट्स, हाँ, तो इंडियन तो ही होगा। हाँ, मतलब ये एक इंडियन थिंक टैंक है, तो ऐसा नहीं है कि वो डाल दे के गवर्नमेंट के अंडर है या मिनिस्ट्री के अंडर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, या एक एनजीओ कह सकते हो। तो ये करेक्ट है, जैसा अभी डिस्कस किया कि 640 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करा है, एंड उसमें वो चीज़ आइडेंटिफाई करा है कि क्या उधर वनरेबिलिटीज है, लाइक एक्सट्रीम फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, ठीक है। उस हिसाब से रैंक, डिस्ट्रिक्ट का रैंक बना के दिया। तो अगर हाईएस्ट की बात करें तो असम का जो डिस्ट्रिक्ट है धेमाजी और नागांव, तो ये नंबर 1 पे है। फिर खमाम, गजपति, विजा विजया विजयानाग्राम और सांगली और चेन्नई, ठीक है। तो मेजर सिटी में आई थिंक चेन्नई कह सकते हैं जो सबसे हाई वल्नरेबिलिटी पे है, ठीक। तो ये था इस रिपोर्ट के बारे में, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट लगा नहीं इतना ज़्यादा, बट देख लेना कि ये थिंक टैंक था जिसने ये निकाली थी, ठीक है। तो अच्छा, विद यहाँ पे दैट, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, तो इंडिया में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, रफ आइडिया? 750 समथिंग। 732 के अराउंड है, 32-32। हाँ, 18 दिखा कितना? रहा है गूगल पे। अच्छा, ठीक है, तो फिर एक बार चेक कर लेना है आई गेस।
ऑलराइट, नया नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉल्यूशन पार्ट था, ठीक है। तो अपन ने देखा भी है कि एनवायरनमेंट में फ्लोरा एंड फौना के बाद अगर किसी पार्ट का मैक्सिमम वेटेज है तो फिर पॉल्यूशन का है, और एट एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। तो ये पार्ट में कंसेप्चुअल भी होता है एंड थोड़ा बहुत आजकल कह सकते हैं थोड़ा लूनेटिक क्वेश्चन भी डाल देता है कि वो बहुत एक्सट्रीम चीजें डालने लग गया। तो करंट अफेयर से काफी कुछ हो जाता है गेस इसमें हेल्प, तो एक बार देख लेना। बाकी थोड़ा ये पार्ट बेसिक भी कवर होने से ही होगा, तो इसमें थोड़ा बेसिक्स देखना जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट चलते हैं एयर पॉल्यूशन पे। ये था न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल फॉर कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने ये रूल्स निकाले हैं बेसिकली, जिसके अंदर जो थर्मल पावर प्लांट्स है उनके लिए कैसे कैसे उसको यूज करना है फ्लाई ऐश को, तो वो चीज मेंशन है, ठीक है। तो इसमें पेनल्टी का भी कोई प्रोविजन रखा गया है क्या, लाइक अगर कोई थर्मल पावर प्लांट जो मैंडेटेड है? हाँ, इस बार रखा है ना। है, इस बार रखा हुआ है। हाँ राइट, तो वो चीज याद रखना, पेनल्टी का प्रोविजन रखा गया है उन पावर प्लांट्स के लिए जो इससे कंप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो और इसमें क्वेश्चन है कि जो हम थर्मल पावर प्लांट्स में कॉयल यूज करते हैं, मतलब तो इंडिया का मतलब जो बिटुमिनस है वो हम अराउंड 80% यूज करते हैं। ये ट्रू है फॉल्स है? 55। राइट, तो बस 55% के अराउंड करते हैं, बाकी सारा इंपोर्टेड वाला करते हैं। हाँ, ये एक फ्लाई इंटरेस्टिंग है, वो 16 में भी इनको रूल बनाया था ना, तो उसी साल भी यूपीएससी ने सवाल पूछा था ना। इस बार भी रूल बनाया है, तो शायद एग्जाम में दिख जाए ये यार, देख लेना इसको अच्छे से। राइट, तो पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट होते हैं, ऑक्सीजन, सिलिका, कैल्शियम वगैरह, वो तो होता ही है। साथ ही साथ ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक, बोरॉन, क्रोमियम, लेड एक्सेट्रा। तो कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट इसके अंदर डलते हुए मिलते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज बताना कि दिस कैन बी यूज टू रिप्लेस सीमेंट, ट्रू और फॉल्स? फ्लाई ऐश कैन बी यूज टू रिप्लेस सीमेंट। ट्रू। ट्रू। नहीं, ब्रिक्स, सीमेंट नहीं, ब्रिक्स। सीमेंट में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने सवाल ये पूछा था यूज टू रिप्लेस सीमेंट। प्लेस। हाँ, तो वो रिप्लेस नहीं कर रहा, वो एज अ कंपोनेंट यूज होगा उसमें, ठीक है। और उससे वो जो सीमेंट बनेगा वो पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ था। एंड इनफैक्ट जो मेजर, सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है वो सीमेंट में ही हो रहा है, 26%। करेक्ट, तो वही पूछने वाला था मैं। तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो मतलब मतलब डायरेक्ट किसी चीज़ बनाने में, तो वो फिर ब्रिक्स में हो रहा है, ठीक है। बाकी फिर रिक्लेमेशन एक्टिविटीज़ और रोड्स वगैरह उनमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है। सो और कुछ ऐड करना है किसी को? और हम फ्लाई ऐश मतलब पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं ना? नहीं, पूरा नहीं। 83% यूटिलाइज हो रहा है, 100% टारगेट है। राइट। अच्छा, ये इधर हाइड्रो पावर सेक्टर में 0% लिखा हुआ है, तो ये क्या गलती से लिखा गया? इनमें क्या यूज होता है इधर, क्या चक्कर है? लास्ट में देखो। 0% ही है ना, मतलब ये टीपीपी में यूज नहीं होता, ये बाई प्रोडक्ट है। हाइड्रो पावर में कहाँ यूज करेंगे? तो ये उसको फालतू बिल्ड में करने, लिखा नहीं आई है। थिंक ये पॉइंट कुछ परसेंट होगा। बट जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें जो डैम बनाते हैं तो उसमें तो यूज कर सकते हैं ना इसका कुछ पार्ट। हम्म, हम्म। तो राइट। प्रॉब्ली वो यूज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए शायद यहाँ पे लिखा है ये पार्ट, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो अ, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या रखा है, कब तक 100% यूटिलाइजेशन अचीव करना है फ्लाई का? अभी मतलब नेक्स्ट 3 से 5 साल के अंदर। हाँ, तो अभी जो रूल आया उसमें ये बोला कि अगले 3 से 5 साल में, ठीक है। तो आई गेस ये 21 में आया था शायद, वहाँ से 3 साल लगा लो, 5 साल लगा लो, तो 24-26 का रहेगा, ठीक है।
तो वो चीज़ था। और किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? इसमें सीपीसीबी का क्या रोल रहेगा? कुछ भी निश नहीं। करेगा। जो आई थिंक वो रहेगा ना कि वो डेटा को चेक करेगा कि किसने कितना यूटिलाइज किया है, राइट? और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। MFCC। मुझे नहीं पता है, एक बार कंफर्म कर लो। थिंक ये ये नोट। मतलब ये खुद के लिए है, खुद से ही इम्प्लीमेंट करेंगे ये लोग। मॉनिटर करने के लिए सीपीसीबी होगी, लेकिन ऐसे कोई क्योंकि ये जो रूल्स इशू किए ना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने किए, तो आई गेस उसी के पास पावर है, अदरवाइज सीपीसीबी करता ना ये रूल्स पब्लिश, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का रहता है, कि कितनी दूरी तक हमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसके अंदर एंगेज करना है फ्लाई ऐश का, तो वो रेडियस क्या रखा गया है? किलोमीटर। तो 300 इसका किलोमीटर क्या? नहीं, मैं कह रही थी ये जो नॉन कॉम्प्लाइंग थर्मल पावर प्लांट्स है, ये जो अपना यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर कोई दूसरा यूज करता है तो विद इन 300 किलोमीटर रेडियस में उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये बॉर्न करेंगे, यही है ना? हम्म, यही है। तो एक बार ना ये फिगर में देख लेना, तो मोस्टली ऐसा पूछ लेते हैं कि फ्लाई ऐश कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो ऑप्शन में ये सारे जो ऑप्शन दे सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो सीमेंट हो गया, माइन फिलिंग हो गया, ब्रिक टाइल्स हो गया, रिक्लेमेशन ऑफ लो लाइंग एरिया, एश डाइक रेजिंग, रोड्स, फ्लाईओवर्स, एग्रीकल्चर, कंक्रीट, इनफैक्ट हाइड्रो पावर भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो एक ट्रांसपोर्टेशन हम्म, टीपीपी बेयर कर रहा है ना, इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलेंगे? अंडर व्हाट प्रिंसिपल डज इट कम? पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हो गया ना, वो पॉल्यूशन क्रिएट करें, दैट्स व्हाई दे हैव टू बेयर दिस कॉस्ट, राइट? करेक्ट। ऐसा तो इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि गवर्नमेंट ने मतलब मैंडेटरी कर दिया क्या फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट को सभी गवर्नमेंट स्कीम या प्रोग्राम्स में यूज करना? हाँ, आई गेस मनरेगा में भी शायद डाल दिया इसको। ये ट्रू है, मतलब ये सभी उसमें कर दिया है, ग्रामीण सड़क योजना, एमजी नरेगा और स्वच्छ भारत अभियान सभी में। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लेना। सभी में मतलब ये तीन ही इन्हीं में हुआ है, सभी में कौन हुआ? मतलब आप गवर्नमेंट मैंडेटेड जो स्कीम्स है ना, जहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पे यूटिलाइज करना जरूरी है ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसा हो गया जियो टेक्स क्या? ठीक है। आई थिंक जियो टेक्सटाइल्स की बात कर रहा था नवीन। वो मैंडेटरी नहीं है, बट उसका भी यूज है, मतलब काफी अच्छा यूज है, और काफी लार्ज स्केल में यूज होता है आजकल जियो टेक्सटाइल्स भी। ठीक ठीक है, तो ये देख लो, नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो इस पे क्या गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है? इसमें बेसिकली मतलब को फायरिंग के लिए, मतलब जो भी अपना ये स्टबल होता है तो उसको मतलब साथ में साथ जो कोल होता है उसके साथ बर्न करने के लिए, उसमें भी 3 स्टेजेस रहेंगी। लाइक एक डायरेक्ट को फायरिंग रहेगी, मतलब सेम ही उसमें मतलब जो बर्नर होता है उसी में दोनों मतलब बायोमास और प्लस कोल एक साथ बर्न करेंगे। देन एक इनडायरेक्ट रहेगा, पहले बायोमास को एक क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, देन साथ में उसको यूज करेंगे कोल के साथ। एक थर्ड रहेगा जिसमें पैरेलल रहेगी को फायरिंग, उसमें मतलब दोनों अलग अलग बर्नर रहेंगे, बायोमास अलग बर्न होगा एंड कोल अलग बर्न होगा। राइट। तो 3 तरह के वो फर्नेस जो होता है, जिससे कोल बॉयलर हीट अप होता है, तो उसको 3 तरीके होते हैं: डायरेक्ट को फायरिंग, इनडायरेक्ट और पैरेलल। तो वही अभी अब्दुल सर ने डिस्कस किया, वो चीज़ पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इशू किया है ये वाला नोटिफिकेशन, जिससे कि
क्योंकि फार्मर्स जो थे अभी तक स्टबल बर्निंग कर रहे थे, तो क्योंकि उनको कोई इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं था उस स्टबल से, तो वो डायरेक्टली उसको बर्न कर देते थे फार्मर में, तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे था। लेकिन अब उनको डिसइंटेवाइज करना है कि वो स्टबल बर्निंग ना करें, तो उसको कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करना होगा कि वो स्टबल को एकदम सक्सेसफुली रिट्रीव कर ले उसमें से, अपने फील्ड में से। तो उसके लिए ये चीज इन्होंने बोला है कि को फायरिंग करो, तो यानी फार्मर से वो प्रोक्योर कर सकते हैं अब लोग, ठीक है। तो उस सेंस में फार्मर के लिए एक इंसेंटिव रहेगा कि वो निकाले वो जितना भी स्ट्रगल है वहाँ पे एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट चलते हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसके बारे में बताओ कि ये किसने एस्टैब्लिश किया। ये एनसीआर एयर क्वालिटी के लिए। तो एनसीआर की एयर क्वालिटी के लिए तो पहले एक ऑर्डिनेंस था, उसकी जगह फिर ये बिल लेके आए और फिर ये बॉडी जो एग्जिस्टेंस में आया। तो स्टेट्स हमने देख ही लिए थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और दिल्ली का जो अपना एरिया है, तो उस पूरे एरिया के अंदर ज्यूरिडिक्शन है इनका। तो कहीं ना कहीं जो एक स्टेट लेड अप्रोच था उससे अब एयर शेड अप्रोच पे जा रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा जो एयर का पोल्यूशन कंट्रोल है वो एक पूरे मतलब मल्टी स्टेट उस एरिया के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो वो है, एंड द कमीशन विल हैव द सोल अथॉरिटी विद ज्यूरिडिक्शन ओवर द मैटर्स डिफाइंड इन द बिल, ठीक है, और किसी बॉडी के पास नहीं होगा। सो अगर इनकी पावर कंफ्लिक्ट में आती है कहीं पे विद द डायरेक्शन ऑफ लेट्स से सीपीसीबी या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो प्रिवेल कौन करेगा उसमें? कमीशन। करेक्ट। तो ये कमीशन को ओवरराइडिंग पावर्स दी गई इन सब अथॉरिटीज के ऊपर। एंड इसका कंपोजिशन क्या है? उसमें एक चेयरपर्सन रहेगा जो कि रैंक का होगा अराउंड जॉइंट सेक्रेटरी रैंक, देन बाकी चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर एंड 3 इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर्स एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम एनजीओ। हाँ राइट है। तो देख लेना, ये कंपोजिशन में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो पावर्स क्या क्या दिए गए? रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कोई भी एक्टिविटी जो कि इन्फ्लुएंस करता है एयर क्वालिटी को, इन्वेस्टिगेट कर सकता है मैटर रिलेटिंग टू एयर क्वालिटी एंड प्रिपेयरिंग कोड फॉर दैट, ठीक है, एंड इशूइंग डायरेक्शन ऑन सर्टेन मैटर्स इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन एंड रेगुलेशन, ठीक है। और वो सभी अथॉरिटीज पे बाइंडिंग होगी। तो पेनल्टीज की भी पावर दी गई है, अगर इस जो बिल है इसके प्रोविजंस को कोई वॉयलेट करता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट भी है इसके अंदर, और फाइनेंशियल पेनल्टी भी है, तो वो भी चीज याद रखना। एक क्वेश्चन है, हम्म, appeals against this commission will go to High Court of Delhi, एनजीटी। right? एनजीटी कौन कौन से मतलब एक्ट के वो नहीं सुन सकता है, मतलब जुरिडिक्शन नहीं होता उसके पास। डब्ल्यूपीए और एफआरए जो है उसको छोड़कर बाकी सभी में सुन सकता है। एफआरए कौन सा वाला? X वाला। एफआरए 2007 वाला ना? 6 वाला ना, 7 में कहाँ आया था? अच्छा, हाँ 6 वाला ले लो, ठीक है। ले लो नहीं सर, ले लो मतलब 6 में ही हाँ आया था। हाँ, 6 वाला, ठीक है, 6 वाला था, ठीक है। ऑलराइट, तो वो था। सो सिलेक्शन कमेटी जो होती है इट्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर दिस कमीशन, ट्रू और फॉल्स? एनवायरमेंट मिनिस्टर ना। राइट। तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर, इसके अलावा एनवायरनमेंट मिनिस्टर और किसमें वो करते हैं ऐसी और कोई कमेटी जिसके अंदर हेड करते हो? एनटीसीए है वैसे तो, कभी नहीं है वो। एनटीसीए, और एक बॉडी होती है एनबीडब्ल्यूएल, उसमें कौन होता है? पीएम। PM। नेशनल सेंट्रल जू अथॉरिटी का भी एनवायरमेंट मिनिस्टर होता है। राइट। तो वो चीज देख लेना। नेक्स्ट, तो पहले एक ये एक्शन प्लान चल रहा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो ये क्या था? ये दिल्ली एक्सक्लूसिव टू दिल्ली प्लान था ये।
और ये मतलब इट्स लाइक कोई टारगेट्स नहीं है इसमें, बट इमरजेंसी क्या बोलते हैं उसे, इमरजेंसी मेजर के लिए ये प्लान है, मतलब था मतलब शायद ये अभी। ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता था अगर जो एक सर्टेन लेवल से मतलब लाइक सीवियर कैटेगरी में एयर क्वालिटी चला जाता था। राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट में इसको बोला था कि एक्शन में लाओ, तो जजमेंट का क्या नाम था? मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता। वही हाँ केस है ना? तो MC में अरे तो ये केस कब का? देखो ऑडियो आ रहा है क्या मेरा? हेलो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ सॉरी, वो एक्चुअली कॉल आ गया था। तो 1987 का ये केस था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किए थे कि आप ऐसा कुछ बनाइए, ठीक है। इसके अंदर कोई आइडिया बता सकते हैं MC मेहता केस में हुआ क्या था एग्जैक्टली? एनीवन? तो एक केस हुआ था ना, ओलियम गैस लीक हुआ था, ठीक है। सो 1985 में ये चीज हुआ था, एंड उसमें ना लाइबिलिटी फिक्स करनी थी। तो दो प्रोविजन होते हैं, एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होती है और एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है। अब किसी को याद आ रहा है? हाँ, डेफिनेशन के ऊपर था ना, मतलब वो बोल रहे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एज इन क्या था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है शायद, कॉम्पेंसेशन के ऊपर, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर था ना वो, कौन हाँ रिस्पॉन्सिबल है कौन नहीं। राइट। correct। तो इसमें ये था जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला प्रोविजन था कि जो पर्सन वुड बी हेल्ड लायबल क्रिमिनली if that person has not intended a particular act, ठीक है, which has been prohibited by law, ठीक है। ऐसा कुछ वो एक्शन कर देता है तो उसको वो लायबल माना जाएगा, ठीक है। यानी गैस अगर लीक हो गई तो फिर वो जो कंपनी का मालिक है उसको पकड़ेंगे और वो सारी पेनल्टी वगैरह भरेगा। वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। और एक चीज है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो उसमें क्या है कि उसको क्योंकि ये एक तरीके का ह्यूमन एरर है तो उसके लिए उसको जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। तो इस चीज पे MC मेहता केस में बात हुआ था। अभी ये गैस एक लीक हुआ था ना, आई गेस विशाखापट्टनम में, स्टाइरीन गैस। तो वहां पे थोड़ा सा डिफरिंग व्यू लिया था गवर्नमेंट ने वहां पे, सॉरी कोर्ट ने, और एब्सोल्यूट जो लायबिलिटी है वो वाला व्यू कंसिडर किया था, ठीक है। तो इसलिए वो भी न्यूज में था MC मेहता के उस सेंस में, ठीक है। तो GRAP तो ये देख लेना, अलग अलग लेवल, पोल्यूशन लेवल के हिसाब से वो अलग अलग रिस्पॉन्स लेते हैं। तो मॉडरेट रहता है तो बैन कर देते हैं फायर क्रैकर्स। सेकेंड स्टेज 2 हो जाता है जहाँ पे वेरी पुअर कैटेगरी आ जाती है, तो वहाँ पे कोल फायर प्लांट, कोल बेस्ड जो प्लांट्स हैं उनको बंद किया जाता है, डीजल पावर प्लांट्स हैं उनको बंद किया जाता है। स्टेज 3 पे आ जाता है तो ब्रिक किलन से इनको बंद कर दिया जाता है। कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स जो है दिल्ली NCR में वर्क कर रहे हैं उनको बंद कर दिया जाता है। एंड स्टेज 4 आ जाता है तो वो इमरजेंसी की स्टेज होती है जहाँ पे बिल्कुल सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सब कुछ होल्ड कर सकते हैं वो लोग, या ऑड इवन नंबर में गाड़ी चलाना, इस टाइप के रिकमेंडेशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, इसके अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। इसमें एक एडिशन है, आई थिंक इसमें, मतलब ये जो प्लान है वो इंक्रीमेंटल इन नेचर है, मतलब लेट्स से कि अगर स्टेज 2 से स्टेज 4 का प्रोविजन आता है, लाइक वेरी पुअर एज इमरजेंसी में अगर जा रहे हैं, दैट मीन्स आपको स्टेज 2 और स्टेज 4 दोनों में जो प्रोविजंस दिए गए आपको दोनों फॉलो करना है, नॉट दैट कि आप सिर्फ स्टेज 4 के ही फॉलो करोगे।
ठीक है, तो ये याद रखना कि आप जहाँ से जा रहे हो और जहाँ तक जा रहे हो आपको दोनों स्टेजेस फॉलो करने हैं, प्रोविजंस। राइट, ठीक है। तो ये था, नेक्स्ट चलते हैं, इसरो प्रोटोकॉल टू ट्रैक स्टबल बर्निंग। ठीक है, तो इसमें इसरो इज यूजिंग जियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू ट्रैक द स्टबल बर्निंग, ट्रू और फॉल्स? बताओ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्यों यूज करेगा? तो कौन सा सैटेलाइट यूज करेगा? रिसोर्स रिमोट सेट, रिसोर्स सेट। राइट, तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उनको यूज करते हैं, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो कमीशन जो है उसने has asked Delhi and adjoining states to ensure uniform adaptation and application of standard protocol developed by ISRO, ताकि वो ये क्रॉप बर्निंग का जो डेटा था वो सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक कर सके। नेक्स्ट, बैन फायर क्रैकर्स एंड ई ग्रीन क्रैकर्स। ठीक है, तो पटाखों के नाम बता सकते हो जो कि डिजाइन किए हैं हमारे इंडिया ने या इंडिया के इंस्टीट्यूट ने, जो कि आर सर्टिफाइड एज ग्रीन क्रैकर्स? सफल स्टार कुछ ऐसा है ना? स्टार, सफल, और ये CSIR नीली ने डिजाइन किए हैं। राइट, तो याद रखना CSIR का ये लैब है नीरी वाली, तो इसने ये बनाए हैं। और इंडिया में ये फायर क्रैकर्स के लिए परमिशन किससे मिलती है? पैसों मतलब ये रेगुलेट होते हैं, हाँ, हाँ, पैसों से, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आता है, ट्रू और फॉल्स? कॉमर्स फॉल्स, कॉमर्स। तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है। ठीक है, और ये जो ग्रीन क्रैकर्स है इनमें QR कोड भी दिया जाता है, ट्रू फॉल्स? ट्रू, अच्छा, ग्रीन लोगो होता है। हाँ करेक्ट, वो इसी याद रखना, QR कोड भी रहता है इनके साथ, तो आप ट्रैक कर सकते हो कि जेन्युइन कौन सा माल है। ठीक है, तो वो चीज़ था। ऑलराइट, तो ये पॉल्यूटेंट्स देख लेना क्या क्या यूज होते हैं। तो बेरियम, लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड, मर्करी, स्ट्रॉन्शियम, क्रोमेट, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो थे वो यूज हो रहे थे। रीजन उनका अपना अपना अलग अलग था कि लिथियम से जैसे रेड कलर आ रहा है, आर्सेनिक से ग्लिटर, लेड मर्करी से अगेन ग्लिटरिंग लाइट आ रही है। ठीक है, तो ये सब हैवी मेटल्स यूज हो रहे थे जिनकी वजह से पॉल्यूशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था। ठीक है, सो ये चीज बताना कि जो सफल है दे आर नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन, ये कहना सही रहेगा क्या? कम हुआ है, यानी तो नहीं है। मिनिमल नॉइज, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कम हो रहा है। हाँ, मतलब ये चीज देख लेना कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे, तो वो चीज तो गलत है। लेकिन CSIR का ये कहना है कि ये पॉल्यूशन से जो पर्टिकुलेट मैटर है वो 30% से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और ग्रीन लोगो और QR कोड जो है ना वो इन क्रैकर्स के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो वो चीज इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो पूसा बायोडिकम्पोजर ये हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। तो ऐसा क्या होता है स्टबल बर्निंग में, स्टबल के अंदर जो वीट का जो राइस का जो रह जाता है, तो उसको डिकम्पोज करना इतना मुश्किल होता है कि उसको ग्राउंड में नहीं रहने दे सकते हम लोग? कोई बता सकता है रीजन? मतलब नेक्स्ट वो सीजन स्टार्ट हो जाता है ना, राबी, तो अगर जो उसको वहां रहने देंगे तो उसके लिए लेट हो जाएंगे, तो इसलिए वो बंद कर देते हैं। हाँ, तो ना जो राइस का जो वो रहता है रिमेनिंग पार्ट, उसमें ना जो सिलिका कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत स्टेप होता है, तो उस पे ऊपर वापस उसको या तो गार्ड का डिकम्पोज करने में भी बहुत टाइम लगता है। इसीलिए बायो डिकम्पोजर बनाया है इन्होंने, इसमें ये बायो एंजाइम सोल्यूशन यूज किया जिससे वो 15 दिन में, 15 से 20 दिन में वो डिकम्पोज होता है। अदरवाइज नेचुरली डिकम्पोज करने जाए तो उसको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ओवरऑल इससे फायदा क्या होगा, ये सॉइल क्वालिटी वगैरह जो है इम्प्रूव कर देगा, तो उस सेंस में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा एक रिपोर्ट थी, क्रॉप बर्निंग रिपोर्ट। ठीक है, तो उसके अंदर इंडिया ने टॉप किया था मतलब एम्बिशन के टर्म्स में। तो ये क्लाइमेटिक स्टार्टअप है ब्लू स्काई एनालिटिक्स। ठीक है,
which is also a part of global coalition climate trace, ठीक है। तो क्लाइमेट ट्रेस का यही काम है कि वो हाई रेजोल्यूशन और नियर रियल टाइम जो एमिशन डेटा है वो देता है, ठीक है। तो उस सेंस में याद रखना है ये रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन के लिए वो टोरेफैक्शन टेक्नोलॉजी भी है ना, वो क्या होती है? वो डिकम्पोजिशन के लिए नहीं है, वो हाँ जो सॉरी, वो स्टबल, कन्वर्ट। तो टोरेफैक्शन में हम लोग क्या करें, जो स्टबल है उसको कोल ब्रिकेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग उनको हीट करें एंड छोटे छोटे ब्रिकेट्स बना देंगे और फिर उन ब्रिकेट्स को डायरेक्टली थर्मल या किसी स्टील प्लांट के अंदर वो दे देंगे फॉर बर्निंग पर्पसेस। तो वो आइडिया है। करेक्ट है। ये इंडिजिनस है क्या इंडिया में? नहीं नहीं, दिस इज इम्पोर्टेड। स्वीडन स्वीडन। से स्वीडन बेस है। अच्छा, ये जो नया कमीशन बनाया है, इससे पहले कौन सी बॉडी होती थी? EPCA थी ना। वो एक्ट से थी ना? हाँ, स्टैट्यूटरी बॉडी थी। नहीं, शायद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था ना? हाँ वर्डिक्ट था, लेकिन बाद में उसको इफेक्ट देने के लिए वो भी करा था इन्होंने, एक्ट के अंदर उसको पावर दिया था। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट WHO तो अभी रिसेंटली एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स दिए हैं, तो इसके बारे में बता सकते हो क्या दिया है स्टैंडर्ड अब नया इसने? ठीक है, तो मतलब वैसे तो टेबल ही है, नंबर याद रखने का तो सेंस बन नहीं रहा, बट थोड़ा देख लेना। स्ट्रिंजेंट कर दिया पहले से, जितने भी पॉल्यूटेंट्स देख लोगे ना, सबको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट कर दिया उस स्केल को, ठीक है। तो ये देख लेना पॉल्यूटेंट कौन कौन से, ऐसा पूछ सकता है। तो पॉल्यूटेंट क्या क्या है, एक PM2.5 है, PM10 है, ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है एंड CO है, ठीक है। तो हमारे AQI में क्या क्या मिस हो गया, मतलब अगर AQI से इसको कंपेयर करें तो AQI में क्या क्या एक्स्ट्रा है? अमोनिया और लेड। करेक्ट, तो वो चीज़ देख लेना। और तो क्या था इस रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट? हाँ, लास्ट रिपोर्ट जो था वो 2005 में था, तो उसके बाद हाँ, काफी लंबे समय, हाँ काफी, 2006। अच्छा हाँ, पब्लिश इन 2006, ठीक है। तो उसके बाद एक लंबे समय के बाद एक रिपोर्ट आया है, ठीक है। तो उस सेंस में देख लेना, ऐसा पूछ लेगा कि हर साल निकालता है, तो ऐसा नहीं है, तो लंबे जो समय ये के बाद। इनमें मतलब पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सिर्फ आउटडोर पोल्यूशन के लिए है ना, मतलब गाइडलाइंस जो भी नहीं, हैं? दोनों के लिए है। राइट। और ये जो इंडोर गाइडलाइंस प्लस होंगे, आउटडोर। ये बाइंडिंग रहेंगी ना बाकी गवर्नमेंट्स पे, बेसिकली नहीं OECD कंट्रीज पे? नहीं, राइट, नॉन बाइंडिंग है। ठीक है। मतलब इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना, WHO का खर्चा ही वॉलंटरी बेसिस पे चलता है, तो फिर वो क्या बाइंडिंग बना देगा किसी के लिए, तो वो देखते हैं ना। और कुछ था क्या इम्पोर्टेंट इसमें? नहीं, एक ही सिर्फ DDO9 में था, ओपन HP। इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन स्ट्रिंजेंट है ना, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। बहुत पीछे ये तो है। ऐसे भी सोच सकते हैं ना, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, आप अभी से इतने स्ट्रिंजेंट लॉज लगा देगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा उसका? और ठीक है, तो इंडिया ने जो CBCB है उसने ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चालू किया था इन 1984, ठीक है। सब्सिक्वेंटली उस प्रोग्राम को रीनेम कर दिया गया नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी करंटली 804 ऑपरेटिंग स्टेशन है 344 सिटीज में इन 28 सिटीज एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इसके अलावा CPCB है, एक पूरा नेटवर्क है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके नीचे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिर पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज, ठीक है। और इसके अलावा नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, तो अभी नीरी का हमने देखा था वो
सफल, स्टार और क्या था, एक और पटाखे का नाम क्या था? श्वास। स्वास। हाँ, तो वो जो थे वो तीनों डिजाइन करे थे, ठीक है, तो उस सेंस में याद रख सकते हैं। तो और सीपीसीबी को मतलब स्टेटूटरी ये बॉडी है, कौन से एक्ट के अंदर है? 1974। वाटर पोल्यूशन। राइट। ईयर? 1974। राइट। और ये जो मतलब AQI है उसमें 12 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और जो नाक है ये मतलब नेक्स्ट इसमें 8 मतलब 12 पॉल्यूटेंट्स होते हैं। दोनों में सॉरी, दोनों में 12 बोल दिया मैंने, इसमें 8 होते हैं। नहीं, तो ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। AQI में 8। राइट। इसमें चार अलग कौन से हैं? तो बेंजोपायरीन है, बेंजीन है, आर्सेनिक है, निकल है, ठीक है? बाकी तो पुराने वाले ही हैं, AQI वाले। और जो AQI है उसके अंदर हमारे 5 कलर कोडेड होते हैं। तो ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है, 6 होते हैं। तो एक बार बता दो सर, क्या क्या होता है? कलर है, सच में नहीं याद है, बट ग्रेड 6 दे। अच्छा हाँ, ये देख लो। कलर वाले मेरे हिसाब से तो ठीक है, देख लो यार। 0 से 50 गुड है, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है, लाइट ग्रीन है, 100 से 200 मॉडरेट है, 200 से 300 पुअर है, 300 से 400 वेरी पुअर है, और ये थोड़ा सा क्रिम्सन रेड हो जाता है, शायद क्रिम्सन रेड ही बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। नेक्स्ट 400 से लेके 401 से लेके 500 वो सीवियर कैटेगरी में है, और वो थोड़ा सा मरून रेड टाइप का कलर है। तो देख लेना कि शुरू जब करते हैं तो 0 से 50 बढ़ता है, और जैसे ही 100 के पार होता है फिर 100 से बढ़ता है ये, ठीक है? तो ऐसे करके ये 6 लेवल होते हैं टोटल। यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये ठीक लिखे हुए हैं क्या? ईच ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। PM10, NO2, SO2, CO। लेड लेड मिसिंग है ना इसमें? राइट। तो लेड लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, लेड PB होता है वैसे सिंबल, तो देख लेना, ठीक है। हरीमन सर सवाल पूछ रहे हैं कि वाटर के लिए कौन सी बॉडी बनाई है इंडियन पार्लियामेंट ने, कोई बता सकता है? वाटर को, पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए कौन सी बॉडी बनाई है? तो पावर सीपीसीबी के पास थी ना, वाटर हाँ। पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। देन हम्म, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के लिए हमने वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड था, वो करता है, जो 2021 में क्वेश्चन भी आया था। राइट, ठीक है, तो ये तो वाला हेमंत याद। सर आंसर भी लिख दो ग्रुप में आप। ठीक है, तो एक एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, तो अभी ये जो है ये IITM पुणे जो है, इसने ये डिजाइन किया है। हाँ, तो ये IITM पुणे जो है ये इट इज अ इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ अर्थ। साइंसेस। हाँ करेक्ट, अर्थ साइंसेस के अंडर है, तो वो चीज़ याद रखना। तो अभी इसने एक नया सिस्टम बनाया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिससे कि ये जो एबिलिटी है इसकी एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है? एयर क्वालिटी के हिसाब से वार्न करने का जो इसका है प्रोविजन, वो थोड़ा और एनहांस हो जाएगा। वो था। राइट, किसी को कुछ और ऐड करना है इस पूरे में, टॉपिक में? राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेशनल क्लीन एनर्जी सॉरी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री हेड कर रही है इसको? एनवायरमेंट होगा। नहीं, शायद ये मिक्स है, काफी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ये एक मिनिस्ट्री नहीं है, हम्म, 5-6 तो मिनिस्ट्रीज अराउंड। राइट, तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं इसमें? मतलब जो 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं वहाँ पे अगर जो वो मतलब नेक्स्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रही है, तो वहाँ पे ये सब अप्लाई होंगे।
मतलब क्लीन एयर फॉर ऑल, वही जो मतलब आर्टिकल 21 के अंडर है। तो इसमें बेस ईयर क्या है? 17। राइट। एंड शुरू कब से हुआ था, इनफोर्स कब से आया था ये हुआ था 19 से। 19 है ना बेस ईयर? नहीं, ईयर 17 बेस ईयर है, 17 19 से इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये चीज था। इसमें 102 सिटी 132 लिखा हुआ है यार, नेट पे 102 दिखाया नॉन अटेनमेंट सिटी। ये गलत है क्या? इधर क्या चक्कर है? नहीं, इधर ठीक है, अभी ऐड हो गई थी इसमें। स्टार्टिंग में 102 थी, देन 122 हुई थी, देन 132 हो गई। पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो फिर वो सिटीज ऐड होती रहेंगी, क्योंकि इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तब तो 102 ही थी, बट आई गेस बाद में ये फिर ऐड होती गई हैं। तो ये देख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था 2019 में। एंड वो एरिया आइडिया वही था कि मल्टी सेक्टोरल अप्रोच रहे, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के थ्रू हम लोग इसको टारगेट करें। ठीक है, तो अमृत प्रोग्राम हो गया, अमृत जो है, और जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके अंदर भी इसके प्रोविजंस को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये था। बाकी हमने ये देख लिया था नॉन अटेनमेंट सिटीज कौन सी थी, जो कि जो नैक का जो क्राइटेरिया उससे मीट नहीं करी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। रेमंड सर का क्वेश्चन है, इसकी मतलब शॉर्ट कमिंग्स बता दो एनसेप की। तो मुझे जो समझ में आ रही है वो ये है, एक तो इसमें फंडिंग की प्रॉब्लम है, कोई मतलब फंड नहीं बनाया है, तो कैसे मतलब मैनेज होगा। दूसरा, इतनी सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मतलब कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी बॉडी की। तो ये दो लगी मुझे, बाकी कोई और ऐड कर दो। अभी इसमें रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया गया था कि अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसमें जो पैसा रिलीज कर रहे थे ना इस एनसीएबी प्रोग्राम के अंडर, अब उसको परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया। मतलब अगर आप परफॉर्म करो तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा इसके अंदर। ये रिसेंटली न्यूज में पढ़ा था मैंने, तो वो चीज ऐड कर। ठीक है, तो इतना ही था, तो ये पता होना चाहिए। और तो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल्स, तो ये किसने लॉन्च किया है? ये यूनैप का था। राइट, यूनेप का है। एंड ये चीज़ याद रखना, इट्स अ पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव। ठीक है, तो पार्टनरशिप यूजुअली जब बोलते हैं ना, तो वो ज़्यादातर अगेन ये भी पब्लिक प्राइवेट ही निकलती है। ठीक है, जस्ट लाइक कोलिशन और अलायंसेस। ठीक है, तो तो इसमें जो है लास्ट कंट्री था अल्जीरिया था, तो इंडिया ने कब किया था, 2010 में या 2005 में? मतलब लेड फ्री हो गया था अपना कंट्री में पेट्रोल। 2000 में ना? 5 राइट, उससे पहले 2000। 2000 ओनली। हाँ, अच्छा, और यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि ये लॉन्च हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसको और किसी नेम से भी बोला जाता है, फेमस नेम है इसके लिए। और ये कहाँ हुई थी? अर्थ समिट होता है ना? रियो। नहीं नहीं, ये वाला आई गेस साउथ अफ्रीका में होता, राइट? तो इसको बोलते हैं ये रियो प्लस 10। रियो प्लस 10 है, हाँ वही। और जोहान्सबर्ग में हुआ था ये, साउथ अफ्रीका। राइट। ठीक है, तो इसमें ये देख लेना, एम था कि व्हीकल जो पोल्यूशन है उसको हम लोग और क्लीनर बनाएं। ठीक है, तो इसके अंदर टारगेट ये था कि हम लोग एलिमिनेट कर दे लेड बेस्ड पेट्रोल, और ग्रेजुअल डिक्लाइन करे सल्फर के अंदर भी। ठीक है, तो इंडिया के अंदर हम लोग देखा है दोनों चीज़ों में प्रोग्रेस करी है। इनफैक्ट लेड वाले में तो हमने फीज आउट ही कर दिया 2000 के अंदर, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, लेड। एक और स्टेटमेंट है सर, कि जो ये लेड होता है, ये मतलब हेल्प करता है जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं उनको, बट ये कार्सिनोजेनिक है, इसलिए हम इसको मतलब मतलब
फेज आउट कर दिया हमने। ट्रू है फॉल्स है? लेड True. कार्सिनोजेनिक तो डायरेक्टली तो नहीं, बट हाँ लेड पॉइजनस होता है, तो उसको फेज आउट आई थिंक करना ही चाहिए उस सेंस में। दोबारा पूछ रहा हूँ सर, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना कि लेड हेल्प करता है कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हम अपने मोटर व्हीकल्स में यूज करते हैं, बट हम इसको इसलिए फेज आउट कर रहे हैं कि पॉइजनस है और कार्सिनोजेनिक है। तो ये ट्रू है फॉल्स है? हाँ ट्रू होना चाहिए। फर्स्ट हाफ गलत है। हाँ राइट। कैटलिस्टिक कन्वर्टर के लिए थोड़ी यूज करते हैं ऑक्टेन, हाँ, मतलब हायर एंटी ऑक्टेन नॉन नंबर, करेक्ट। मतलब एफिशिएंसी कैटलिस्ट पैरेडियम और वो सब यूज करते हैं उसे कैटलिस्ट। उसको डैमेज करता है ये, मतलब लेड कैटालिटिक कन्वर्टर हाँ जो होते हैं पैलेडियम ये सब। हाँ करेक्ट, उसीलिए फिर वो एंटी लीड वाला पेट्रोल यूज करना पड़ता है। करेक्ट। मतलब सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड हाफ उसका ठीक था, बट फर्स्ट हाफ गलत था क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर में डिफरेंस क्या होता है? तो ऑक्टेन नंबर हम पेट्रोल के लिए यूज करते हैं, सीटेन नंबर डीजल्स के लिए। और ये सब मतलब ये बताता है कि फ्यूल की एबिलिटी की जो अनवांटेड साउंड आती है ना, मतलब जैसे बाइक कभी बंद करते हैं तो एक कट 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 आवाज आता है बाद में, तो वो होता है मतलब। राइट। एक कॉम्प्रेशन एबिलिटी होती है ना फ्यूल की, इतना कॉम्प्रेस किया जा सकता है कि वो डिटोनेट ना हो सके, ब्लास्ट ना हो सके। राइट। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? आंसर का क्वेश्चन था कि लास्ट कौन सी कंट्री है जिसने लीड मतलब ब्लेंडिंग बैन करी पेट्रोल में। ये तो है ना। आर्टिकल था इसी के ऊपर, अल्जीरिया। अल्जीरिया। ये बता दो अल्जीरिया मतलब ये कौन से उसमें कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका। और ये मेडिटेरियन सी को टच करता है या नहीं करता? करता है। करता है। राइट। और बाकी कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज टच करती हैं? मेल टाइगर। हाँ, मेल सर नहीं, टाइगर। मेल टाइगर के आगे भी तो बताओ ना सर। क्या बताऊं? ये तो याद हो गया। कंट्रीज के अच्छा, नेम यूरोपियन एम से कंट्रीज। कौन है, ए से कौन है? एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनिस, ई से इजिप्ट, टी से टर्की, आई से इजराइल, डी से टर्की जॉर्जिया, कहाँ से आ ई गया से सर? टर्की कहाँ से आ गया सर अफ्रीकन कंट्रीज में? मेल टाइगर में नहीं जोड़ोगे क्या उसको? तो आप एल भूल गए ना। एल से लीबिया। एल से लीबिया और टी से ट्यूनिस। राइट। वैसे टर्की भी तो टच करता ही है ना उसको, मेडिटेरेनियन को। बट मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था अफ्रीकन कंट्रीज। अच्छा फिर हाँ तो ठीक। राइट। ठीक है, तो आई गेस आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल वाटर पॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आई गेस किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? एनजीटी था, वो रिव्यू कर सकता है क्या उसका जजमेंट? एक बार रिपीट करोगे सर, क्या क्वेश्चन? एनजीटी जो है ना, वो रिव्यू कर सकता है क्या उसका जजमेंट? खुद का जजमेंट आई आई गेस शायद नहीं कर सकता, ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। नहीं सर, कर सकता है। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है अपील। वो विद इन 90 डेज फिर करना पड़ता है अपील भी सुप्रीम कोर्ट में। राइट। एंड एनजीटी को कितने टाइम लिमिट के अंदर अपना डिसीजन देना होता है किसी मैटर के ऊपर? 60 डेज। 60 डेज? नहीं days, 6 I think. मंथ्स है ना। 6 6 मंथ मंथ। हो गया। 6 मंथ। ओके ओके। ठीक है।
तो 60 डेज मतलब ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अतुल सर। अरे नहीं, वो 6 याद रह गया तो। अब भी 4 करोड़ केस पेंडिंग है बोला सीजीआई ने। एनजीटी के जोड़ लो उसमें। इसीलिए तो 60 डेज दिमाग में आया कि जल्दी खत्म करेगा। ठीक है भाई लोग, तो